नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सबसे पहले एमसीक्यू की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। चलिए, सबको पता होगा इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे इंडियन ओशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब न्यूज़ क्या है यह बाद में बताता हूँ, पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला, 3 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको बताना है हाउ मेनी सेंटेंसेज आर करेक्ट। पहला, इट इज ग्लोबल फोरम फॉर डिस्कशन ऑन जियो स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी इश्यू। चलिए भैया, इसका आंसर तो आप अभी बता दोगे कि सर जी नाम में ही क्या है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, तो यह किसके लिए होगा डिस्कशन फोरम? यह होगा सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओशंस के कंट्रीज के लिए। ठीक है, तो पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा, इट्स सेक्रेटेरिएट इज इन जाकार्ता इंडोनेशिया। अब यह फैक्चुअल है, आपको पता होना चाहिए कि क्या यह जाकार्ता में है? नहीं, ये कहाँ पे है? यह है मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस में होने की वजह से दूसरा सेंटेंस हमारा गलत है। तीसरा, मॉरिशस इज गोइंग टू बी द चेयर ऑफ द रीजनल ग्रुपिंग फ्रॉम 2023 टू 2025। नहीं, ये सेंटेंस भी गलत है। अच्छा, क्यों गलत है? देखिए, अभी न्यूज़ जो है यह न्यूज़ ये है कि श्रीलंका जो है यह श्रीलंका इसका क्या करेगा, चेयरमैनशिप हैंडल करने वाला है। तो हमारे यहाँ पे तीनों सेंटेंस गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन। ठीक है, हर बार की तरह आप सोच रहे होंगे सर एक दो सेंटेंस तो सही होंगे, लेकिन यूपीएससी जैसे चकरा देती है वैसे भी हमने भी हमारा चैनल अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन के जैसा मेंटेन करने की सोच रखी है। ठीक है, चलिए क्या हुआ है, तो श्रीलंका टेक ओवर कर रहा है किसकी चेयरमैनशिप? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। कितने स्टेट है? 22 मेंबर स्टेट है। ठीक है, और यह कब फॉर्म हुआ था? 1997 में। सेक्रेटेरिएट है इसका मॉरिशस में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, विजिंजम पोर्ट इज एस्टाब्लिशिंग। देखिए, विजिंजम पोर्ट जो है यह काफ़ी सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसीलिए है क्योंकि क्या हुआ है, अभी रिसेंटली एक चाइना का शिप जो है, यह चाइना का शिप इंडिया में आने की सोच रहा है। ठीक है, और इस शिप के क्रू को इंडिया में आने के लिए हमने परमिशन नहीं दिया है। तो यह ऐसा न्यूज़ चल रहा था, विजिंजम पोर्ट में यह क्रू आने की सोच रहे थे। ठीक है, तो बता दीजिए कहाँ पे आएगा। अब इतना बता दिया है कि यह शिप में आएंगे, तो शिप कौन सा होगा या फिर कौन सी जगह पे आएगा? यह शिप है नेवल शिप। ठीक है, मतलब कि पानी पे चलने वाला है, हवाई जहाज तो है नहीं। तो चलिए, पानी पे आएगा तो मध्य प्रदेश तो आप ऐसे ही काट सकते हो, यूपी को भी ऐसे ही काट सकते हो। आपके सामने बचे 2 सेंटेंस, एक है कर्नाटका, दूसरा ऑप्शन है केरला। तो क्या आएगा सही आंसर? विजिंजम जो पोर्ट है यह आएगा केरला में। ठीक है, देखिए कहाँ पे है, ये कर्नाटक है, और कर्नाटक के बाद में ये जो मैं बॉर्डर कर रहा हूँ इतना इलाका है केरल का। तो केरल के एकदम सर्दर्न पॉइंट के पास आप देख सकते हो कि यहाँ पे विजिंजम पोर्ट आया हुआ है। ठीक है, विजिंजम पोर्ट जो है यह कैसा है, एक डीप वाटर मल्टीपर्पज ग्रीन फील्ड पोर्ट है। ठीक है, और इसको बताया जाता है पोर्ट ऑफ द फ्यूचर। याद रखिएगा, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पोर्ट ऑफ द फ्यूचर किनको कहा जाता है, तो उनका नाम लेना है विजिंजम पोर्ट का। ठीक है, अभी चाइनीज को हमने क्या किया है, नॉट अलाउड किया है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, विच कंट्रीज कबड्डी टीम हैज क्लिंच्ड द एशियन गेम्स टाइटल इन 2023? चलिए भैया, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है भैया। इंडिया में लोग कबड्डी ज़्यादा खेलते हैं, पता है ना? तो आपको भी पता होना चाहिए कि एशियन गेम्स का टाइटल जो 2023 है यह किन्होंने जीता है? क्या ईरान ने जीता है, क्या इंडोनेशिया ने जीता है, इंडिया ने जीता है, या पाकिस्तान ने जीता है? तो सबका पता होगा यह इंडिया ने जीता है। ठीक है, इंडिया ने इनमें गोल्ड मेडल लेके आए हैं। चलिए, गोल्ड मेडल के साथ साथ थोड़ी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एशियन गेम्स की। ठीक है, तो ये जो एशियन गेम अभी हो रहा है, कहाँ पे हुआ है? होंगझोउ में हुआ है। ठीक है, तो ये जो होंगझोउ में हुआ है यह होने वाला था 2022 में, लेकिन यह हो रहा है 2023 में। अच्छा, बता दीजिए यह एशियन गेम्स में कितने कंट्री पार्ट ले रहे हैं? तो याद रखिएगा 41 कंट्री पार्ट ले रहे हैं।
रहे हैं, ठीक है, जिनमें इंडिया का मेडल वाइज देखने जाए तो 4th रैंक आया है। फर्स्ट कौन सा होगा? फर्स्ट सबको पता है चाइना खुद होगा, ठीक है। तो 4th रैंक जो आया है उसमें इंडिया ने टोटल 107 मेडल लिए हैं, जिनमें से 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है और 41 ब्रॉन्ज है। याद रखिएगा एशियन मेडल्स में, एशियन गेम्स में अब तक के इंडिया के हाईएस्ट मेडल है यह, ठीक है। 107 मेडल हमने किसी भी एशियन गेम्स में नहीं जीते हैं। चलिए आपके लिए एक क्वेश्चन में छोड़ के जाता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि ये जो हांगझोउ 2022 का एशियन गेम्स है, यहाँ पे जो मास्कोट है, यह मास्कोट कौन था, ठीक है। क्या बताना है कि एशियन गेम्स 2022 यानी कि जो 2023 में कंप्लीट हुआ, उनका मास्कोट क्या था। और एक और चीज़, जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी थी और जो हमारी क्लोजिंग सेरेमनी थी, इन दोनों का हमारा फ्लैग बीरर कौन था, ठीक है। आपको पता होगा कि कोई भी अगर सेरेमनी होती है तो वहाँ पे एक हमारा खिलाड़ी ध्वज लेके पूरी टीम को आगे लेके जाता है, और वैसा ही सेम प्रोसेस होता है क्लोजिंग सेरेमनी में। तो बता दीजिए कि ओपनिंग में और क्लोज में किन्होंने हमारा झंडा लेके आगे गए थे। सर जी ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछती है यूपीएससी? अरे भैया यूपीएससी ने स्पोर्ट्स में पूछना चालू कर दिया है, समझ लीजिए। और स्टेट पीसीएस में तो काफ़ी सालों से ऐसे क्वेश्चन पूछते ही आए हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कमिटी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ रेलवे। भैया रेलवे का एडवांसमेंट जरूरी है, क्यों जरूरी है? अभी आपको पता होगा बिहार में एक हादसा हो गया है, ठीक है। हालांकि हमारे लिए हादसा एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए रेलवे की सेफ्टी जो है, रेलवे का एडवांसमेंट जो है वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दिए हैं 3 सेंटेंस, साम पित्रोड़ा कमिटी, विवेक देवरॉय कमिटी और काकोडकर कमिटी। इनमें से आपको बताना है हाउ मेनी कमिटीज वर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। भैया रेलवे के लिए इनमें से कौन सी कमिटी का गठन हुआ है? तो तीनों आएंगे, साम पित्रोड़ा भी आएंगे, विवेक देवरॉय भी आएंगे और काकोडकर भी आएंगे। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, ठीक है। चलिए क्या हुआ है? तो कमिटी रेलवे साम पित्रोड़ा बनाई थी 2012 में, जिन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था भैया एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कीजिए। काकोडकर कमेटी बनाई थी 2012 में, उन्होंने कहा था कि भैया जो ट्रैक और सिग्नलिंग है उनकी हमें क्या करना है, हमें अच्छे से उसका मॉडर्नाइजेशन करना है। और विवेक देबरॉय कमेटी जो कि नरेंद्र मोदी नमो गवर्नमेंट 0.1 या 1.0 में यह जो हुआ था, उन्होंने कहा था कि भैया हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, ट्रेन ऑपरेशन और स्टेशन मैनेजमेंट सबको एक साथ लेके मॉडर्नाइज करना है, ठीक है। चलिए एक और चीज़ बता दूं आपको कि रेलवे में अभी हम क्रॉस सब्सिडी इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? क्रॉस सब्सिडी। इसका मतलब रेलवे 2 तरीके से क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट करता है। एक तो करता है पैसेंजर को और एक करता है वेट को, ठीक है। तो पैसेंजर को जो कर रहा है उनमें पैसेंजर पे सिर्फ 57% ही क्रॉस करता है। कितना? 57% ही यह चार्ज करता है। बाकी का जो भी बचा कुचा है, बाकी का कितना बचता है? 43% के आसपास बचता है। यह वह इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है वेट से। मान लीजिए कि एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्चा आता है 100 रुपीज़ और 1 टन कोयले का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का खर्चा आता है 100 रुपीज़, ठीक है। तो रेलवे वाले क्या करेंगे, पैसेंजर से 100 रुपीज़ नहीं लेंगे, पैसेंजर से सिर्फ 57 रुपीज़ ही लेंगे और बचे हुए जो 43 रुपीज़ है यह लेंगे किससे? वेट के ऊपर से। यानी कि जहाँ पे 100 रुपीज़ लेना है उस कोयले वाले से लेंगे 143 रुपीज़, ठीक है। इसको कहा जाता है क्रॉस सब्सिडी। चलिए चलते हैं अगले एमसीक्यू की ओर। देशपांग प्लेन्स, हॉट स्प्रिंग और दौलत बेग ओल्डी रीजन्स आर लोकेटेड इन। चलिए भैया इतना आसान सा सवाल, ऑलरेडी हमने इसको पीवाईक्यूज में देख लिया था, ठीक है। हालांकि पीवाईक्यूज में तो इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनाया हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, आपको सबको पता होगा कि देपसांग प्लेन, हॉट स्प्रिंग और दौलत बेग ओल्डी जम्मू कश्मीर में आए हैं, लद्दाख में आए हैं, उत्तराखंड में या अरुणाचल प्रदेश में। तो क्या आएगा आंसर? जी हाँ, यह आएंगे लद्दाख में आएंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ है, तो अभी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने व्यू कहा है कि भैया हमारे और चाइना के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स है उसके लिए हमें
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ईस्टर्न लद्दाख में एक बार देखने की बात चल रही है। ठीक है, तो कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन यह जो इलाका है, यह जो प्लेसेस इन न्यूज़ है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हो गया ये दौलत बेग ओल्डी, हॉट स्प्रिंग, गलवान, लेह, दरबुक, श्रीनगर, JNK और देपसांग प्लेन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनरेगास, MG नरेगास। ठीक है, चलिए क्या है, इट प्रोवाइड अ लीगल गारंटी फॉर 150 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सही है क्या, बता दीजिए, सबको पता होगा भैया, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी हुई है कि यह कितने दिन का देता है, यह देता है सिर्फ 100 डेज का। तो पहला सेंटेंस गलत हुआ। अब मुझे क्या बताया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। ठीक है, अब पहला गलत है तो मेरा A कटा, मेरा B कटा और मेरा D भी कट गया। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन C 2 और 3। लेकिन ऐसी जाल UPSC को पता चल गया है कि बंदे को एक ही सेंटेंस सही से पता होगा तो भी दूसरे और तीसरे सेंटेंस को वो अच्छे से सही करके आता है। इसीलिए क्या पूछना चालू किया है, उन्होंने पूछा है हाउ मेनी ऑफ द सेंटेंस आर करेक्ट। भैया हमें ये मत बताओ कि एक नंबर सही है या नहीं, दूसरा सही है या नहीं, तीसरा सही है या नहीं। आप सिर्फ इतना बता दो कि ये जो 3 सेंटेंस हमने दिए हैं उनमें से कितने सेंटेंस सही है। ठीक है, तो हमारे इस वीडियो में हम ऐसा ट्राई करते हैं कि आपको सभी तरीके से MCQ की प्रैक्टिस करने को मिले। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि 15 दिन के भीतर आपको काम कर मिल जाना चाहिए, आपने जब भी एप्लीकेशन सबमिट किया हो उसके बाद। और दूसरा कह रहा है कि यह कोर ऑफ द कोर स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सेंटेंस सही है, यानी कि ऑप्शन C जो है हमारा सही आंसर है। देखिए अभी क्या हुआ है, तो अभी वेस्ट बंगाल के रिलेटेड कुछ स्पॉटलाइट चल रहा था इलीगल इरेगुलरिटीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जियो टैगिंग करके एक वर्ड आएगा। क्या आएगा, जियो टैगिंग। यह किसके रिलेटेड है, यह है मनरेगा के साथ रिलेटेड है। ठीक है, चलिए रूरल डेज में देता है काम 100 डेज का और 15 दिन के भीतर एप्लीकेशन देने के बाद आपको काम मिल जाना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखिए कि जो भी बेनिफिशियरीज होंगे उनमें 1/3 कौन होंगे, वुमन होंगे। ठीक है, चलिए और कोर ऑफ द कोर स्कीम का पार्ट है। अब कोर ऑफ द कोर स्कीम में टोटल 6 स्कीम आती है, जैसे कि नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जिसको क्या कहते हैं हम, MG नरेगाज कहते हैं। ठीक है, और अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ SC यानी कि शेड्यूल कास्ट, ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी और अदर वनरेबल ग्रुप्स। इन 6 जो स्कीम है यह कैसी है, कोर ऑफ द कोर स्कीम है। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के MCQ। इस लेक्चर की PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो और साथ ही साथ आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। आपको कम से कम अपने रिश्तेदारों, अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उन तक हमारे एफर्ट्स पहुंचाना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।